पीले पन्नों से अध्याय 2 के 7वें भाग में आपका स्वागत है। विश्वास की छां अंश ब। सुबह स्कूल जाने से पूर्व मैं नाश्ता करने ढाबे पर गया तो वहां वो जीप वाला भी बैठा था। मुझे कुछ कौंधा। उससे कहा, हो सके तो अम्मा जी से कह आना कि उनके आज स्कूल ना आ पाने की सूचना मैं प्रिंसिपल को दे दूंगा। नगलभुर से पठानकोट सवारी ले जाने व उधर से इधर लाने का काम जीप्स सुबह 6 बजे से शुरू कर देती थी। उसने आश्वासन दिया। स्कूल जाकर मैंने प्रिंसिपल को बस इतना सूचित किया कि मुझे पता चला है अम्मा जी बेटी को लेकर रात पठानकोट गई हैं, सो हो सकता है आज वो ना आए। ऐसा कौन सा काम था जो मैं उत्कृष्ट या महानता का कर रहा था? स्कूल में बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाना, किसी शोषित बच्ची को उसके परिवेश से निकाल उसकी मां के यहां भेजना, बैच में एक भावना विशेष से अलग अलग फीस ना ले बैच फीस लेना, वर्षों से उसी गांव में रह रही एक मां के अपने पास देर रात्रि में आने पर ये सोच कि पूरे गांव पर विश्वास ना कर वो बस मेरे पास आई, जिसे यहां आए 1 वर्ष भी नहीं हुआ, उसके साथ अस्पताल चले जाना, ये सब तो बेहद सामान्य बातें हुई। मैं ऐसे एकाधिक लोगों से परिचित हूं जिनके सामाजिक कार्यों के समक्ष मेरे काम बहुत मामूली हैं, परंतु ये मेरे नितांत वैयक्तिक हैं और मैं इन्हें संस्मरणों के लेखन क्रम में लिख आ रहा हूं। बस विशेषता एक शिक्षक को तो ऐसा ही होना चाहिए। विडंबना ये है कि किसी भी स्तर पर शिक्षक के चयन से पूर्व उसका पुस्तकीय ज्ञान एवं उसकी उपाधियां तो जांच की जाती हैं, उसका चरित्र नहीं। मेरे पास ऐसे भी प्रमाण हैं कि प्रोफेसर की थीसिस ही नहीं, उसके अंडर में पीएचडी करने वालों की थीसिस भी उस गाइड के गाइड ने ही लिखवाई। ऐसे लोग जब अध्यापन में आते हैं तो फर्जी प्रमाण पत्रों का प्रयोग करने से भी नहीं झिझकते। फिर करता है कोई ना कोई खाऊपी उनका शोषण। ऐसे शिक्षक सहकर्मी योग्य शिक्षकों से ईर्ष्या करते हैं। तो फिर चलता है दुनिया के सबसे दायित्वपूर्ण अध्यापन में अश्लील झूठे आरोपों, झूठी गवाहियों आदि का कुकृत्य। स्वयं को बचाने के लिए अयोग्यतम अशिक्षक योग्यतम सुशिक्षक पर वार करते हैं, बिना इस सामान्य तथ्य को ध्यान रखे कि प्रत्येक कर्म तो छोड़िए, प्रत्येक विचार का भी सुनिश्चित फल होता है। लगभग 22 वर्ष में आर्मी स्कूल को छोड़कर इस मध्य कोई भी अन्य उपर्युक्त बातें कभी याद नहीं आई। अब जब संस्मरण लिखने बैठा तो अनेक चरित्र व घटनाएं मस्तिष्क के द्वार पर आ खड़ी हो रही हैं कि लो, हमें क्यों छोड़ते हो, हमें भी लिखो। सो इन संस्मरणों का उद्देश्य आज से 22 वर्ष पूर्व के उस स्कूल और समग्र समाज की तस्वीर आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास मात्र है, अन्य कुछ भी नहीं। साहित्यिक दृष्टि से ये संस्मरण कितने सशक्त हैं, इसका निर्धारण तो आप श्रोता को ही करना है।
2 संपादक इन्हें इतना ही पढ़कर छापने का प्रस्ताव दे चुके। ये संतोष की बात है। अगले दिन अम्मा जी स्कूल आईं। छुट्टी के समय मुझे प्रिंसिपल मिली, बोली, कोशिश करना जैसे हो वैसे ही रहो हमेशा। ध्यान रखना, सब जरूरतमंद नहीं होते और हमारी अच्छी भावनाओं का गलत फायदा भी उठाते हैं। मैं समझ गया। अम्मा जी उन्हें पूरी बात बता चुकी हैं। जो उन्होंने समझाया उसे सीख मान लिया। कुछ दिनों बाद अम्मा जी की नाती का नामकरण हुआ, जिसमें मैं और चिड़िया दोनों गए थे। कुक्कड़ का अवतरण, अंश अ। टेलरिंग दीदी के मकान में एक नया किराएदार आया। खासा लंबा, उतना ही पतला, चोंचदार नाक, गर्दन भी सुराही के गले जैसी, कोई 25-26 वर्ष का। तभी तभी पॉलिटेक्निक की किसी ब्रांच से पास आउट। घर से पहली बार अकेला कहीं नौकरी के लिए आया। वो जिस समय आया मैं बैच के लिए निकलने ही वाला था। आते ही उसने सामान पटका और वॉशरूम, उस समय ये शब्द प्रचलित नहीं था, की ओर इतनी तेजी से चलते हुए गया कि चलने और भागने के बीच एक झीना सा पर्दा ही रह गया। दीदी, उनके बच्चे और मैं आंगन में थे। हमने सोचा पेट खराब है इसका, लेकिन जब वो उधर से वापस आया तो भी वही पूरी तेज। मैं समझ गया इसमें एक ही गियर फिट है, चौथा या इसका अपना ही डेवलप 5वां या 6ठा भी कह सकते हैं शायद। उसके पास पंखा नहीं था, तो मैंने उसे कहा कि जब तक वो पंखे की व्यवस्था ना कर ले मेरे रूम में रहे। कमरे की चाबी उसे सौंपकर मैं बैच पढ़ाने चला गया। रात को करीब 8 बजे जब 9 बजे मैं रूम पर आया तो देखा वो बेड पर इस तरह सोया कि उसका कोई भी सिरा बेड पर पूरा नहीं है। गर्दन इधर से नीचे तो पैर उधर से। अभी मैं नीचे अपना बिस्तर लगा ही रहा था कि वो उठ बैठा। उसने मुझे जिन नजरों से देखा उससे एक बार तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि रूम उसका है, मेरा नहीं। फिर वो बिना बोले उतनी ही तेजी से उठकर वॉशरूम वाली तेजी से गया, जितना कि गियर उसमें फिट था उतनी ही तेजी से वो लौटा। अब वो जागृत था। इतने में दीदी ने मुझे आवाज लगाई। देखा वो किचन में थी और सभी के लिए कॉफी बना चुकी थी। दीदी ने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, सर इससे बचना, ए कनकटुआ है पूरा, जासूस है जासूस, खोद खोद के पूछदा है सारी गल्ला। मुझे मजा आया, कोई तो आया हमें छकाने वाला। अब दीदी और उनके बच्चे भी मेरे कमरे में थे। कॉफी का कप थामते ही वो बोला, आंटी इसके पैसे तो नहीं लगेंगे किराए में? दीदी से पहले मैंने कहा नहीं लगेंगे। उसके चेहरे पर संतोष सा आया ही था कि मैंने तुरंत कहा बस रुपए लगेंगे। कप उसकी छाती के पास था, हाथ वहीं का वहीं रुक गया उसका। बहुत शिकायती लहजे में बोला, पहले बताना था ना फिर। मैंने कहा अभी आगे तो सुनो। दीदी जो नीचे बैठकर पीता है उससे 2 रुपए लेती हैं और जो बेड पर बैठकर पीता है उससे 5। और हाँ फ्री भी है, लेकिन उसके लिए जो बेड के नीचे जाकर पिए। अब की वो समझ गया कि उसका मजाक लिया जा रहा है। गुस्सा करते हुए बोला, ये क्या हद हो गई जी, हद। हम चारों हंसते हंसते लोटपोट और वो पूरा गंभीर। मेरे पीछे वो मुझे जो शोध कर चुका था और जिसके कारण दीदी ने उसे कनकटुआ व जासूस कहा था, उसका परिचय उसके द्वारा मुझसे पूछे गए प्रथम प्रश्न से ही मुझे मिल गया। उसने पुष्टि के अंदाज में प्रश्न दागा, आप तो बस एमए हो ना? मेरे हां कहने पर उसका दूसरा गोला, बैच में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन। मुझे पुनः आनंद आने लगा। एमए और कुछ बीए। वो बोला, हो ही नहीं सकता जी,
स्टूडेंट्स और टीचर की एक ही क्वालिफिकेशन। मैंने कहा, हाँ ये तो ठीक बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये दोनों ही झूठे हैं। वो बोला, कौन दोनों? दीदी और उनके बच्चे हंस हंस कर बेहाल। दीदी ने उसे कहा, आप ऐ करो जी इंजीनियर साहब, आप एक दिन सरनाल एना दे कोचिंग होके आओ, आपे चेक करो ऐ सर कैसा पढ़ांदे सी, फिर मैनू भी दसना। वो बोला, हाँ हाँ पक्का जाऊंगा जी। अब सोना था हमें। वो भाई बनी खेत से आया था। उसके पिताजी वहां किसी सरकारी प्रोजेक्ट में जूनियर इंजीनियर थे। मां गृहिणी, एक बहन विदेश में नर्स। पॉलिटेक्निक के तुरंत बाद उसे पठानकोट में किसी फैक्ट्री में नौकरी मिली। उसी दौरान उसे नगलभुर के पास एक फैक्ट्री में जगह का पता चला, जो वेतन वहां से थोड़ा ज्यादा दे रही थी, तो ये यहां आ गया। अगले दिन वह फैक्ट्री गया। शाम को उसने एक साइकिल खरीदी व एक सीलिंग फैन। रात को मेरे कमरे में सबकी बैठक लगती। वो अपनी फैक्ट्री के किस्से सुनाता। हमने नोट किया कि वो प्रत्येक व्यक्ति के पूरे नाम का उल्लेख बस एक बार करता। आगे वो उसे उसके सरनेम के साथ कुकड़ू मुर्गा कहता। वो शर्मा कुकड़ू, वो पठानिया कुकड़ू आदि। कई बार एक ही किस्से में इतने कुकड़ू हो जाते कि दीदी बोलती, आज ते अच्छी दावत हो जानी है। दीदी के मजाक पर वो गुस्सा पी जाता, लेकिन जब मैं उसके किसी को सरनेम के संग कुकड़ू बोलने पर पूछता, यार कौन सा कुकड़ू, तब वो उबल जाता। ये ना हिंदी वाले बस ऐसे ही होते हैं। मुझे नहीं लगता आप कोचिंग में सही पढ़ा रहे हो। मैंने ये भी नोट किया कि वो हमेशा कोचिंग के संदर्भ में ही प्रहार करता। स्कूल के लायक शायद वो मान चुका था मुझे। मैं चिड़िया को उसके सारे किस्से सुनाता। एक दिन वो बोली, भैया आपकी एब्सेंस में वो आपको भी कुकड़ू बोलता होगा। वो इस बात में थोड़ी शंकित थी, लेकिन मैं तो पहले से ही पक्का। दीदी, उनके बच्चों और मैंने और चिड़िया ने अब उसका नाम कुकड़ू ही रख दिया था। चौंका तो मैं उस दिन जब पड़ोस की स्टेशनरी से पेन का रिफिल लेकर मैं मुड़ा ही था कि दुकानदार बोला, सर कुकड़ू घर है या फैक्ट्री? कुकड़ू का अवतरण अंश ब। कुकड़ू घर से पहली बार नौकरी के लिए निकला। एक अति सजीव प्राणी था। उसे देखता तो लगता कि पॉलिटेक्निक भी उसने शायद घर में रहकर ही कर ली होगी। पराया उससे मेरी भेंट रात को ही हो पाती। मेरी पुस्तकें देखकर उसने पूछा, ये सब आपने पढ़ी हैं? मैंने कहा, नहीं, ये जो बैग है ये रेलवे स्टेशन पर पड़ा था, मैं उठा लाया। वो परेशान सा हो गया। बोला, पुलिस को देना था या इसमें देखना था कोई एड्रेस मिलता। मैंने कहा, पुलिस में गया था तो वो मेरा एड्रेस रखकर बोले, हम कहाँ रखेंगे इसे, आप अपने पास रख लो, कोई ढूंढता आया तो आपको बुला लेंगे। आज तक तो बुलाया नहीं उन्होंने। वो बोला, किसी का कोई एड्रेस निकला इसमें? मैंने कहा, हाँ, एक पुस्तक में एक फोन नंबर था दिल्ली के एसटीडी कोड के साथ। उसे कॉल की थी तो वो बोला, भाई ये बैग आप ही रख लो, 2 साल पहले ये बैग मुझे मिला था ट्रेन में। कुकड़ू समझ गया कि मैं उससे मजाक कर रहा हूं। इससे ज्यादा उसे इस बात की हैरानी थी कि एमए हिंदी का एक व्यक्ति उस पॉलिटेक्निक पास आउट को छका रहा है। कुकड़ू अपनी सोच से सही ही था। हिंदी वालों को लोग एमए ऐसे ही नहीं मानते। कॉलेज में अधिकांश स्टूडेंट्स हिंदी विषय साहित्यिक रुचि के कारण नहीं, उनकी दृष्टि में आसान होती है इसलिए लेते हैं। इनमें से अधिकांश किसी गाइड की कृपा से पीएचडी तक कर लेते हैं। ये अधिकांश प्रोफेसर बन जाते हैं। एक दिन ये भी पीएचडी कराने लगते हैं, खुद का नाम दे अपने गाइड से। उनके पास समय ही समय होता है।
शेष समय में करते हैं बकवास। उच्च शिक्षा में जितने भी नेता या डिपार्टमेंटल चीफ पॉलिटिशियन आप देखेंगे वे हिंदी के ही होंगे। ऐसे में हिंदी के लोगों के बारे में जो विचार कुकड़ू के थे वे स्वाभाविक ही थे। कुकड़ू से मेरा मजाक मात्र निर्मल आनंद हेतु था, उससे कोई दुर्भाव तो तनिक भी नहीं था मेरा। लेकिन उसकी दूसरों को निम्न समझने की मानसिकता का यथोचित उपचार भी अपरिहार्य था, जो मैं उसे छोटे छोटे शौक देकर कर रहा था। एक संडे मूसलाधार बरखा थी। कुकड़ू फैक्ट्री गया हुआ था। सुबह लगभग 10 बजे हाईवे से एसटीडी बूथ वाला घुटनों तक के पानी में छाता लिए आया। उसने बताया कि बनीखेत से कुकड़ू के पापा जी का फोन आया है कि कुकड़ू को बनीखेत आने के लिए बोल दो, उसकी मम्मी की तबीयत बेहद खराब है। कुकड़ू उस एसटीडी से फोन करता है। उसका नंबर उसने अपने घर दिया हुआ है और वो दरअसल कौन सी फैक्ट्री में काम करता है ये जानकारियां मकान मालकिन दीदी और मुझे उस एसटीडी वाले से ही मिली। फैक्ट्री का जब भी हम पूछते वो ऐसा जवाब देता जिससे ज्ञात कुछ ना होता। दीदी अभी असमंजस में ही खड़ी थी कि रूम में जाकर एक पॉलिथीन में मैंने कुछ रुपए डाले और उन्हें कमीज में अंदर डालकर उस एसटीडी वाले से फैक्ट्री की लोकेशन पूछी। फैक्ट्री लगभग 5 किलोमीटर दूर चक्की बैंक रेलवे स्टेशन की ओर थी। साइकिल पर मैं बिना छाते के और सड़क पर पानी की हालत ये कि साइकिल के टायर लगभग आधे पानी में, अंदर पसीना ऊपर बारिश। पता नहीं कैसे मैं फैक्ट्री तक पहुंचा। गेट पर सिक्योरिटी को अपना नाम बताकर मैंने कुकड़ू, उसका असली नाम मुझे ध्यान है अभी भी, वही रिक्त स्थान में बुलाने को कहा। एक आदमी अंदर की ओर गया और थोड़ी ही देर में लौटकर बोला, उन्होंने बोला है आप क्यों आए हो यहां? मुझे क्रोध आ गया। मैंने कहा उससे जाकर बोलो उसकी मम्मी बीमार है, उसके पापा का फोन आया है कि वो तुरंत बनीखेत पहुंचे। आदमी अंदर गया। उधर से कुकड़ू उससे भी पहले भागता हुआ आया गेट पर। मैंने उसे मैनेजर से छुट्टी लेकर अभी निकल जाने को बोला। कुकड़ू ने कहा कि आप आकर मैनेजर से बात कर लो। मैं अंदर गया, मैनेजर को अपना परिचय दिया तो उन्होंने बताया कि उनकी बिटिया मेरे बैच में पढ़ने जाती है। उन्होंने कहा सर आप ना आते तो इसे कुकड़ू की ओर उंगली कर मैं झूठा ही समझता। कुकड़ू ये सब सुन ही रहा था। मैनेजर ने आगे कहा मैं अपनी गाड़ी भेजता हूं साथ, वो आप दोनों को नगलभुर छोड़ देगी। यदि पठानकोट की बस ना मिली तो वो गाड़ी ही इसे पठानकोट छोड़ देगी। कुकड़ू ने अपनी साइकिल वही छोड़ दी। दीदी की बिटिया की मैंने गाड़ी में रखवा ली। रास्ते में रुपयों वाली पॉलिथीन कुकड़ू को मैंने दे दी। हाईवे से पहले आर्मी का एक ट्रक मिला। मैंने ड्राइवर को उसके ड्राइवर को रोकने के लिए कहा। बहुधा वे ट्रक पठानकोट ही जाते थे। आर्मी ड्राइवर को अपना परिचय देकर मैंने कुकड़ू की आवश्यकता बताई। वो पठानकोट ही जा रहा था। हमने कुकड़ू को ट्रक में चढ़ा दिया। भरी आंखों से कुकड़ू ने पहली बार मुझे टाटा करते हुए थैंक्स सर बोला। कुकड़ू चला गया तो मैंने ड्राइवर से कहा कि मुझे वह मेरी साइकिल को उतार दे। मैं इस नदी जैसी सड़क पर साइकिल चलाकर ही लौटना चाहता हूं। बेचारे ने असमंजस में मेरी बात मानी। रूम पर पहुंचकर छींकों और बुखार से जो मेरा बुरा हाल हुआ वो क्या बताऊं। दीदी बार बार एक काढ़ा सा लाती रही और उससे भी ज्यादा बेचारी ये कहती रही सब वेज है सर, सब वेज ही है सर। काढ़े से शाम तक मेरी हालत काफी सुधरी। उस दिन का लंच, इवनिंग टी, डिनर सब दीदी की कृपा से हुआ। और मैं सोचता रहा कितने रूप होते हैं एक ही इंसान के।
हम मात्र अपने स्वार्थ तक रखकर किसी इंसान के बारे में धारणा बनाए या उसकी अन्य अबोध के प्रति क्रूरता को देखकर इस प्रश्न का उत्तर वर्षों तक मैं खोजता रहा। कुकड़ू का अवतरण अंश स। कुकड़ू का बनीखेत का कोई नंबर हमारे पास नहीं था कि उसे अगले दिन फोन करके उसकी मम्मी के स्वास्थ्य के विषय में पूछा जा सके। अगली रात मैं कॉल की कोई जरूरत ना होते हुए भी एसटीडी बूथ पर गया तो उसने कहा कि शाम को कुकड़ू का फोन आया था कि आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब उसकी मम्मी खतरे से बाहर है। कुकड़ू ने अपने घर का नंबर भी उसे लिखवाया हुआ था। मैंने उस नंबर पर कॉल की तो उसके पापा जी ने उठाया, बताया कुकड़ू सो गया है। उनकी विदेश में नर्स बेटी वो पहले से ही अपनी छुट्टियों में आई हुई है, तो मरीज का समुचित उपचार घर पर ही हो रहा है। कुशल क्षेम के बाद वार्ता समाप्त हुई। 2 दिनों बाद कुकड़ू लौटा तो 8-10 साल बड़ा लगा अपनी मुख मुद्रा से। उसके मेरे प्रति बोलने में सम्मान आ गया था। वो शाम को बरीखेत से आया था और लग नहीं रहा था कि कल सुबह ही फैक्ट्री जा सकता है। मैंने उसे छुट्टी रखने को कहा तो वो बोला कि मैनेजर को पहले ही कल काम पर आने की बोल चुका हूं, अब आप बात कर लो उनसे कि परसों आ जाऊं। मुझे भोजन के लिए हाईवे तक जाना ही था। उससे फोन नंबर लेकर मैं गया और मैनेजर से बात कर ली। वे मान ही गए। घर आकर मैंने कुकड़ू को अगले दिन मौज मनाने की सूचना दी। उस रात देर तक दीदी सपरिवार व कुकड़ू मेरे ही रूम में बैठे बातें करते रहे। कुकड़ू ने हमें बताया कि उसने अपने घर सबको बताया कि कैसे एक सर ने घोर बरखा में उसकी फैक्ट्री आकर उसके पठानकोट तक जाने की व्यवस्था की। उसने कहा कि उसे खुद भी रियलाइज हुआ और उसके घर में भी सभी ने उसे समझाया कि इस तरह कोई मदद करे तो उसके साथ कभी बदसलूकी या धोखे देने का काम नहीं करना चाहिए। दीदी उसकी बात सुनती हुई बार बार मेरी तरफ देख रही थी, भरी आंखों से। माहौल बेहद गंभीरता की ओर चल दिया था। सो मैंने कुकड़ू से पूछा, यार 2 बात बता। पहले कि तूने मेरा नाम एक बार बोलकर फिर यही बोला होगा ना, ओए वो शर्मा कुकड़ू। उसने जीभ निकालकर दोनों कानों को हाथ लगाए, फिर पूछा, दूसरी? मैंने कहा, वो दीदी की कॉफी का रेट कहां कहां बैठकर पीने से क्या क्या होता है। समवेत ठहाका कमरे में गूंजा। उपर्युक्त घटना के लगभग 22 वर्षों बाद मेरी जीवन कहानी में अनेक कलुषित औरतें और झूठे गवाह आए, जिन्होंने मेरे विरुद्ध एक नराधम खाउपी एंड सन्स के नेतृत्व में कुचक्र रचा। ये सब भी तो वही थे जिन सभी का कभी ना कभी अकल्पनीय सहयोग मैंने किया था। फिर उन सब की आत्मा कैसे मेरे विरुद्ध वो सब कर सकी। और एक वो था कुकड़ू, जिसके लिए मैंने किया ही क्या। फिर भी वो लौटा तो इतना स्नेही होकर। इसका कारण बस एक था, संस्कार या स्थूल रूप से कहें तो खून का असर। आज मुझे लगता है कि सहयोग सुपात्र का ही करना चाहिए। कुपात्र सहयोग पाकर उसी प्रकार डसता है जैसे दूध पिलाने पर भी सर्प। अब वो समय आ गया जब मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में पीजीटी के लिए इंटरव्यू देने डलहौजी जाना था। मैंने देखा मेरे प्रकाशित लेखों की एक फाइल रुड़की ही छूट गई थी। उसे लाने व डलहौजी की कथाएं
आगे आनी है। पीले पन्नों से अध्याय 2 का 7वां भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए भाग 8।